दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लासेस या स्मार्ट साइंस कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र केमिस्ट्री। हम ये बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री है या 12th जो केमिस्ट्री है उसमें टोटल चैप्टर की संख्या होती है। टोटल चैप्टर कितने होते हैं? 17 हैं। अब चैप्टर जो 17 है उसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री आता है, भौतिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन आता है, एक अकार्बनिक रसायन आता है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, ये होता है। एक दूसरा पार्ट आता है इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन, और एक तीसरा पार्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा एक जनरल केमिस्ट्री के नाम से अपन जानते हैं। जनरल में सभी जो नॉर्मल यूजेज वाली चीजें हैं, डेली यूजेज वाली जो भी कंडीशंस हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो मुख्य रूप से कितने हैं? 4। उसी प्रकार 4 चैप्टर किसके हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके बाद अपन अगर देखें लगभग 5 चैप्टर किसके हैं? इनऑर्गेनिक के। और जो शेष रह जाते हैं वो किसमें आते हैं? जनरल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से अपन बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री है उसमें अलग अलग पार्ट को अलग अलग स्ट्रीम में अपन अध्ययन करें तो टोटल संख्या कितनी है? चैप्टर 17 है। और 17 अगर चैप्टर बोर्ड द्वारा निर्धारित हैं, बोर्ड द्वारा सिलेबस में इंक्लूड हैं, तो उनको आसानी से अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेजेंट में आधा लगभग टाइम इसकी वजह कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। तो अब प्रेजेंट में ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी चैप्टर्स अपन को बाद में समस्या क्रिएट ना हो या जल्दबाजी में हो, तो अपन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उसको अपन कवर करें, जिससे कि हमें आगे जो दिन आएंगे, आगे जो सेशन स्टार्ट होगा, जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसमें अपन को समस्या क्रिएट ना हो। तो प्रेजेंट में अपन बात करें, हमको पता है कि चैप्टरों की संख्या 17 तो नहीं रहेगी, थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन कोई पता नहीं है कौन से चैप्टर अपने हटेंगे, कौन से रहेंगे। तो हम वर्तमान में बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका एक चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम होता है रासायनिक बलगतिकी। जिसका नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से अपन देखें, क्योंकि ये डेरिवेशन वाला है, न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है। तो अपन वीडियो को ढंग से अपन देखेंगे तो वो चीज एक बार में आसानी से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर अपन मन को या अपन दिमाग को एक जगह कंटिन्यू नहीं रखें, एक जगह स्थिर नहीं रखें, तो समस्या क्रिएट होगी। तो इस वजह से मैं पहले ही कहना चाहता हूं सभी स्टूडेंट को कि सभी इसको कंसंट्रेट होकर के देखें, जिससे कि अब वो वीडियो या कोई भी डेरिवेशन है या कोई डेफिनेशन है वो आराम से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी में। नाम होता है इसका इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां से अपन देखेंगे क्या मीन होता है इसका। प्लस में क्या है? काइनेटिक्स। केमिकल्स का मतलब होता है रसायन, और काइनेटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द होता है। क्या? काइनेसिस। काइनेटिक्स जो शब्द है वो है ग्रीक भाषा के एक शब्द काइनेसिस से व्युत्पन्न हुआ है। काइनेटिक्स ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति। जिसका अर्थ क्या होता है? गति। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो रसायन है वो किसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं? अभिक्रिया में। किसमें उपस्थित होते हैं? अभिक्रिया में। तो सामान्यतः केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत अभिक्रिया की गति के बारे में अपन अध्ययन करते हैं।
गति के बारे में पता लगाते हैं कि अभिक्रिया किस वेग से संपन्न होती है, अभिक्रिया तीव्र है या अभिक्रिया स्लो है। इसके अलावा अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, अभिक्रिया जो हो रही है उस पर कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं या कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जिनकी प्रेजेंस में या तो अभिक्रिया वेग घट सकता है या अभिक्रिया वेग बढ़ सकता है। तो ये जो स्थिति है वो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो ये तो अपना मीन जो हुआ कि कहां से निकल के आ रहा है, क्या चीज है, क्या शब्द कह रहा है। तो काइनेटिक्स का मतलब है ग्रीक भाषा के किससे मिला है, काइनेसिस, जिसका अर्थ होता है गति, और केमिकल्स क्या होते हैं, रसायन, जो किसमें उपस्थित होते हैं, अभिक्रिया में। तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहां से सबसे पहला अपना पॉइंट आएगा इसकी डेफिनेशन, रासायनिक बलगतिकी की अपन क्या करेंगे, परिभाषा देंगे। रासायनिक बलगतिकी क्या करेंगे, परिभाषा देंगे। तो परिभाषा अपन सुने होती क्या है, यह जो चैप्टर है वो किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको अपन क्या कहते हैं, भौतिक रसायन, जिसको क्या कहा जाता है, भौतिक रसायन। तो यहां से परिभाषा क्या मिलेगी अपनी, क्या दे पाएंगे, तो परिभाषा सुन लें, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग, उसकी क्रियाविधि, अभिक्रिया वेग तथा अभिक्रिया वेग की क्रियाविधि एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। सुने परिभाषा दोबारा से, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। परिभाषा क्लियर है या नहीं है, दोबारा से देख लो, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। वह क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा अथवा करके एक और डेफिनेशन अपन दे देते हैं कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, जैसे सांद्रता है, जैसे ताप है, जैसे दाब है। तो यहां से परिभाषा क्या दी जाती है, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग पर सांद्रता, ताप, दाब जैसे कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग पर सांद्रता, ताप, दाब, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग पर सांद्रता, ताप, दाब के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो सीधा सा पॉइंट क्या है, अभिक्रिया वेग को पढ़ेंगे अपन, अभिक्रिया वेग की क्रियाविधि को पढ़ेंगे, इसके अलावा उस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और जिस ब्रांच में इसका अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगी, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, परिभाषा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तो 3 स्थितियां, वेग है, उसकी क्रियाविधि है और प्रभावित करने वाले कारक। या अभिक्रिया वेग पर जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका अपन अध्ययन करें तो उससे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक बलगति। ठीक है, बल गति का मतलब होता है गति की, अभिक्रिया वेग किस प्रकार से है, अभिक्रिया की गति किस प्रकार से होती है। अब आगे अपन बात करेंगे, अभिक्रिया जब अपने परिभाषा पढ़ ली तो उसके बाद अपन बात करेंगे वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। देखें कैसे होगा। आगे टॉपिक क्या है, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहां से क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से अपन सीधा सा पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसको शॉर्ट में अपन लिख देते हैं, वैसे ये होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। अब यहां से सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो कितने होते हैं, टोटल 3। कितने प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। उनमें सबसे पहली अभिक्रिया की बात करेंगे कौन सी, आयनिक या तात्कालिक। पहली अभिक्रिया कौन सी है, आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है, आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया। इसको अपन कह सकते हैं आयनिक और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया कैसे होती है। अब यहां से अपन देखते हैं, आयनिक नाम है तो इसका मतलब है किसके अंतर्गत होगी, ये आयनों के मध्य है। किसके अंतर्गत होगी, आयनों के मध्य होगी। अब यहां से अपन परिभाषा क्या देते हैं, वह अभिक्रिया, आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया को अपन कहेंगे वह अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने में, वह अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने में कुछ सेकंड का समय लगता है। वह अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने में कुछ सेकंड का समय लगता है आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया होती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो पलक झपकते ही, ऐसी अभिक्रिया जो पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं आयनिक या तात्कालिक या तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनको फास्ट रिएक्शन भी कहते हैं, तीव्र। तो सीधी सी परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में कुछ सेकंड का समय लगता है या जो पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, आयनिक या तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रिया आयनों के मध्य संपन्न होती हैं। तो देख लें यहां से एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए NaCl प्लस में AgNO3 अभिक्रिया अपन कराएंगे कि यहां से क्या बनेगा, AgCl प्लस में NaNO3। यहां से अपन क्या करें, NaCl को अपन कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड। AgNO3 क्या कहलाता है, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। उससे बनने वाला, एरो से पहले वाले पार्ट क्या होते हैं, अभिकारक। एरो जो लगा होता है उससे पहले जो उपस्थित पदार्थ है या जो अणु है वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और उसके बाद जो उपस्थित पदार्थ है वो क्या कहलाता है, उत्पाद। तो यहाँ NaCl और AgNO3, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 क्रिया करते हैं
तो उनसे बनने वाला उत्पाद होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। क्या क्या बन रहा है? AgCl और प्लस में NaNO3। तो इस अभिक्रिया में सामान्यतः आयन क्रिया करते हैं। NaCl में Na+ और Cl- है, प्लस AgNO3 में Ag+ और NO3- है। तो यहां से क्या होगा? Na+ और NaNO, या अपन कह सकते हैं Na+ और NO3 जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा? NaNO3। Cl- और AgCl जुड़ेगा, क्या बनेगा? AgCl। तो ये अभिक्रिया आयनों के मध्य है और ये भी आयनों के मध्य उपस्थित है, मतलब आयन परस्पर क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया आयनों के मध्य होने के कारण आयनिक अभिक्रिया कहलाती है और तीव्रता से संपन्न होने के कारण तात्कालिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। कौन सा है? पहला, आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया क्या होती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं ये एग्जांपल, ठीक है। AgCl का यहाँ पे क्या बनता है? अवक्षेप बनता है और अवक्षेप के लिए अपन एरो नीचे की ओर लगाते हैं। बहुत सी बार अपन कह सकते हैं कि कभी कभार एरो अपन ने ऊपर की तरफ देखे होंगे, किसी रिएक्शन में 11th क्लास में पढ़ा होगा। एरो, इस एरो का मतलब है कि कोई भी पदार्थ जो है वो गैसीय अवस्था में है तो ऊपर जाएगा, जो अवक्षेप के रूप में, जमाव के रूप में आएगा वो तल के अंदर उपस्थित होगा या पात्र के तल में उपस्थित होगा, तो उसके लिए अपन एरो नीचे की ओर लगाते हैं। तो आगे अपन बात करें दूसरा पॉइंट, आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया के बाद सेकंड पॉइंट आता है कौन सा? जिसे अपन कहते हैं अति मंद अभिक्रिया। दूसरी कौन सी आती है? अति मंद अभिक्रिया, जिसको अपन कह सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अब यहां से अपन बात करेंगे कैसे होगी ये रिएक्शन। अति मंद अभिक्रिया अपन कह रहे हैं इसको। परिभाषा क्या होती है? ये जो अभिक्रिया है वो किसके मध्य होती है? अणुओं के मध्य। पहली वाली अभिक्रिया किसके मध्य उपस्थित थी? आयनों के मध्य। और ये किसके मध्य उपस्थित होती है? अणुओं के मध्य। तो यहां से परिभाषा क्या होती है वो सुन लें। वह अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने में कुछ महीने या वर्ष लग जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में दिन, महीने या वर्ष लग जाते हैं, वे अभिक्रियाएं अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं का जो वेग है उसको अपन आसानी से निर्धारित नहीं कर सकते, या यह जो वेग है वो मापने योग्य नहीं होता, उसका निर्धारण नहीं कर सकते। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? अति मंद अभिक्रिया। तो सीधा सा है, ये अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती है। ऐसी अभिक्रिया जो दिन, वर्ष या महीनों में संपन्न होती हैं अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके अभिक्रिया वेग को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण लें, क्या होगा? जैसे उदाहरण क्या आएगा? लोहे पर जंग लगना, कि लोहे पर जो जंग लगती है वह एक दिन में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में नहीं लगती। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके लोहे पर जंग लगती है, क्योंकि इसको अपन क्या कह सकते हैं? लोहे का संक्षारण। उसके अलावा एक एग्जांपल अपन लें, दूसरा उदाहरण, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 और O2 द्वारा जल का निर्माण, क्या कह रहे हैं अपन?
उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर जुड़ते हैं तो उनसे जल का अगर निर्माण कराएं तो वह अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती है। क्योंकि यहां से अपन कह सकते हैं कि H2 और O2 को कनेक्ट करें, क्या बनेगा H2। अब H2 अगर बनेगा तो यहां से अपन क्या करें H2 प्लस हाफ O2 मिलेगा क्या H2O। अब H2 अगर बन रहा है तो उस कंडीशन में यह अभिक्रिया वेरी स्लो होगी, बहुत धीमी गति से होगी, क्योंकि उत्प्रेरक की कैसी है अनुपस्थिति। अगर उत्प्रेरक उपस्थित होगा तो यह अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो सकती है। तो डिपेंड करता है उत्प्रेरक अपन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं अति मंद अभिक्रिया। मंद का मतलब सीधा सा पॉइंट होता है धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो दो रिएक्शन अपनी क्लियर हैं, एक आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया और दूसरी कौन सी है अति मंद अभिक्रिया। उसके बाद अपन बात करेंगे तीसरी अभिक्रिया कौन सी होती है, अपन देख लें। तीसरा होता है आणविक या सामान्य या मंद अभिक्रिया। इसको अपन क्या कह सकते हैं स्लो रिएक्शन। तीसरी कौन सी है आणविक या सामान्य या मंद अभिक्रिया। परिभाषा क्या होती है सुन लें कि यह अभिक्रिया अणुओं के मध्य उपस्थित होती है, अणुओं के मध्य होती है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं आणविक अभिक्रिया। यह सामान्य वेग से होती है या इसको पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे लग जाते हैं। वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटों का समय लगता है आणविक सामान्य या मंद अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया अणुओं के मध्य उपस्थित होती है, रासायनिक अणुओं के मध्य होती है, इस वजह से इसको आणविक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जा सकता है। अब इसके लिए जो उदाहरण है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं वो देख लें। उदाहरण की बात अपन करेंगे, क्या होंगे उदाहरण। एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एस्टर का जलापघटन। जलापघटन का एस्टर का मतलब होता है एक एस्टर क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है, इसका अपन जलापघटन कराएं मतलब जल की उपस्थिति में उसको विघटित कराएं, अपघटित कराएं, तोड़ें। एस्टर क्या होता है देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इससे हम क्या कहते हैं एस्टर। इसे क्या कहा जाता है एस्टर, एक क्रियात्मक समूह वाला यौगिक होता है। इसका एक नाम होता है IUPAC, अपन नाम दें। ये जो ग्रुप है ये एस्टर में आता है, जबकि इस ऑक्सीजन से एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए। इस ऑक्सीजन से अगर S जुड़ा होता है तो अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। अगर इस ऑक्सीजन से एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या होगा एस्टर। तो इसका अगर IUPAC नाम देना चाहें तो इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है C2H5, और C2H5 को कहा जाता है क्या एथिल। क्योंकि नोमेनक्लेचर जो टॉपिक है वो 11th क्लास में आता है चैप्टर नंबर 12 में, तो वहां ये सभी जो नोमेनक्लेचर है नामकरण है वहां पढ़ा जाता है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है C2H5। C2H5 को अपन क्या कहते हैं एथिल, क्या कहा जाता है एथिल। तो आगे क्या लिखेंगे अपन एथिल, प्रतिस्थापी के रूप में एथिल। यहां अपन देखें CO ग्रुप से C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप से कौन जुड़ रहा है CH3, तो यहाँ 2 कार्बन हो गए और 2 कार्बन को अपन क्या करें श्रृंखला में लेते हैं, मुख्य श्रृंखला में लिया जाता है। और मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की हो जाएगी 2 की।
तो दो कार्बन के लिए अपन कहे कार्बन कार्बन के मध्य क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन आएगा। तो यहां क्या लिखते हैं अपन, एथेन। और ये ग्रुप अगर होता है एस्टर का तो उसके लिए अनुलग्न आता है O8। क्या आता है अनुलग्न, O8। तो इसके अंत में अपन जोड़ देंगे क्या, O8। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। क्या नाम होगा, एथिल एथेनोएट। अब ये जो एस्टर है इसका हम क्या करा रहे हैं, जल अपघटन। जल की उपस्थिति में इसको तोड़ेंगे। यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में होती है, अम्लीय माध्यम में होती है, जिसके लिए अपन तनु HCl काम में ले सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, एक तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक क्या बनेगा एल्कोहल। तो यहां से बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस में क्या बन जाएगा C2H5OH। तो इस कंडीशन में यहां से अगर बॉन्ड टूटे तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस। इस ऑक्सीजन पे माइनस है तो जल का जो अणु है ये ऐसे टूटेगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा माइनस। प्लस वाला कहां चला जाएगा, प्लस वाला कहां चला जाएगा ऑक्सीजन पे, और माइनस वाला कहां जाएगा कार्बन पे। तो इस कार्बन पे अगर OH जुड़ेगा तो क्या बनेगा CH3 COOH और यहां क्या बनेगा C2H5OH। तो एक तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, और इसका नाम क्या होता है एथेनॉल। एक तो क्या बनता है एसिटिक अम्ल और एक क्या बनता है एथेनॉल। तो ये स्थिति किसके अंतर्गत आ रही है, अपने एस्टर के जल अपघटन के अंतर्गत, क्योंकि वैसे इसका नोमेनक्लेचर वगैरह और सब चीजें किसके अंतर्गत पढ़ते हैं अपन आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आएगी उसकी 4 चैप्टर अपन पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 होते हैं, उसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन है, एक अपना आता है एल्कोहल फिनोल ईथर आता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है एक, और एक आता है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। तो अभी अपन बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, उसके अंतर्गत केवल एग्जांपल है। तो यहां से अपन कह सकते हैं एस्टर है उसको जल की उपस्थिति में हमने तोड़ा है, तो एक तो क्या बन रहा है एसिटिक अम्ल और एक क्या बनता है एथेनॉल। तो यह अभिक्रिया कुछ मिनट या घंटों में पूर्ण हो जाती है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, आणविक या सामान्य या मंद अभिक्रिया का। आगे हम बात करें किसके लिए बात करेंगे, इसी का और उदाहरण लें। दूसरा एग्जांपल लें अपन इसका N2O5 का तापीय वियोजन, N2O5 का तापीय वियोजन। अब N2O5 का तापीय वियोजन अपन कराते हैं तो यहां से बनता है N2O5, ताप की उपस्थिति में तोड़ेंगे इसको वियोजित करेंगे तो यहां से क्या बनेगा 4NO2 और प्लस में O2। यहां से अपन देखें और नाइट्रोजन कितने हैं 4, यहां भी नाइट्रोजन कितने हैं 4, यहां ऑक्सीजन देखो कितने हैं 10 और यहां 4 दूनी 8 और 2 10। इसके बाद अपन बात करें इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है, इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसका नाम ऑक्सीजन होता ही है। तो N2O5 को ताप की उपस्थिति में विघटित कराते हैं तो वहां से NO2 प्लस ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो यह कहलाता है N2O5 का तापीय वियोजन। तो यह किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, यह आता है अंतिम अभिक्रिया कौन सी है, मंद अभिक्रिया के अंतर्गत। इसके अलावा उदाहरण को देखें इसका इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन
एक और उदाहरण अपन देख रहे हैं, क्या है, इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन। किसी को पता है इच्छु शर्करा क्या होती है? इच्छु क्या होता है? शर्करा तो पता है, शर्करा तो शक्कर होती है, इसको चीनी भी अपन बोल देते हैं। अब इच्छु का मतलब क्या होता है? अब यहां से अपन सुन लें इच्छु क्या होता है। इसको अपन कहते हैं केन शुगर। क्या कहते हैं? केन शुगर, या गन्ना से उत्पन्न होने वाली शर्करा। गन्ना, इच्छु का मतलब होता है गन्ना। तो गन्ना जो होता है उससे उत्पन्न होने वाली जो शर्करा है, इस शर्करा का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है सूत्र? C12H22O11। इसको अपन क्या करेंगे? अम्लीय माध्यम में विघटित कराएंगे। प्रतिलोमन का मतलब है कन्वर्ट करना, चेंज करना, बदलना। तो इसको अपन बदल रहे हैं जल की उपस्थिति में या अम्लीय माध्यम में H2O के द्वारा। तो यहां से क्या बनेगा? C6H12O6 और एक दूसरा अणु बनेगा C6H12O6। अब अपन ये देखें संतुलित अभिक्रिया होनी चाहिए। कार्बन कितने? 12। यहां भी कितने हैं? 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 22 और 2 कितने हो गए? 24। इधर हाइड्रोजन देखो 12 और 12 24। ऑक्सीजन कितना है? 11। एक ऑक्सीजन यहाँ पे तो 12 हो गए। इधर कितने हैं? 6 और 6 12। तो यहां से अपन कह सकते हैं ये किसका सूत्र है? शर्करा का। ये क्या है? जल। इससे बन क्या रहा है? एक तो बन रहा है क्या? ग्लूकोज। एक क्या बनता है? फ्रक्टोज। दोनों ही शर्करा के छोटे अणु हैं, मतलब शर्करा के जो अणु हैं वो जल अपघटित होकर के ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनाते हैं। तो इसका मतलब है इच्छु शर्करा किसमें परिवर्तित हो गई? ग्लूकोज के एक अणु में तथा फ्रक्टोज के एक अणु में। इसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब होता है सीधा सा चेंज करना, बदलना। तो ये कहलाता है, ये किसके अंतर्गत आता है? मंद अभिक्रिया के अंतर्गत। तो अपन ने एग्जाम्पल देखे इसके कितने? 3 में कौन कौन से पढ़े अपन ने? एक तो एस्टर का जल अपघटन, एक N2O5 का तापीय वियोजन, और एक पढ़ा है कौन सा? जो शर्करा है उसका प्रतिलोमन या इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन। ये तीनों उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? आणविक या मंद अभिक्रिया के अंतर्गत। तो यहां से अपन बात कर रहे थे अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। अब अभिक्रिया कितने प्रकार की मिली अपन को? 3 प्रकार की। एक तो कौन सी ही? आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी पढ़ी है अपन ने? अति मंद अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया कौन सी पढ़ी है अपन ने? मंद या आणविक अभिक्रिया। तो ये तीनों जो अभिक्रिया हैं वो वेग के आधार पर सेपरेट होती हैं। तो आज हमने इसके इंट्रो के बारे में पढ़ा है। अब रासायनिक बलगत की परिभाषा पढ़ी थी। इसके अलावा अभिक्रिया वेग के प्रकार पढ़े हैं। तो इस टॉपिक में, इस क्लास में बस इतना ही, और अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को ध्यान से जो भी वीडियो है उसको ढंग से देखना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अगर कोई समस्या आती तो अपन कंसल्ट कर सकते हैं ग्रुप पे या व्हाट्सएप नंबर पे। धन्यवाद।